विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 का जो अभी आज प्रश्न पत्र हुआ है, तो इस प्रश्न पत्र का आपका मॉडल आंसर है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 13 के समस्त उत्तरों को डाला जा चुका है और अब इस जो मॉडल आंसर बन रहा है इसमें प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 20 तक के समस्त प्रश्नों के उत्तर हैं। तो आप संपूर्ण रूप से वीडियो को देखिए और इस प्रश्न पत्रों के जो प्रश्न आए हैं उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करके मॉडल आंसर तैयार कीजिए और आपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी कीजिए। और देखिए कि यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आने वाले समय में हम कक्षा 9th के आपको IMP क्वेश्चन डालेंगे। तो देखिए कि भारत की स्थिति और विस्तार, तो प्रश्न आपको आया था प्रश्न क्रमांक 14 की भारत की स्थिति का वर्णन करते हुए पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत की स्थिति, भारत विषुवत रेखा के उत्तर में 8 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर में देखिए तो 68 अंश 7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 42.1/2 अंश उत्तरी अक्षांश इसके मध्य से होकर के गुजरती है और भारतवर्ष को 2 बराबर भागों में बांटती है, महाद्वीपीय भारत या उत्तर भारत और उष्णकटिबंधीय भारत या दक्षिण भारत में इसे बांटती है और इसे 82 अंश 1.2 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य से होकर के गुजरती है। इसका विस्तार देखिए, भारत का विस्तार, तो भारत का उत्तर दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर और भारत का पूर्व पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। इसकी स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर जो कि कुल समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। और एक क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है कि इसके पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हुआ। उसके बाद में आपका इसी में अथवा एक प्रश्न पूछा है प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है कि भारत के को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। भारत को एक उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है, यह विस्तृत भौगोलिक इकाई से और जो कि शेष महाद्वीपों के प्राकृतिक सीमाओं द्वारा स्पष्ट भिन्न दिखाई पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप एशिया में स्थित होते हुए भी एक अलग भौगोलिक इकाई दिखाई देती है। इस महाद्वीप में एशिया के देशों से भिन्न एक विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ है और इस महाद्वीप में एक राष्ट्र सम्मिलित है। इससे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, केंद्र में भारत और उत्तर में नेपाल और उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव और हिंद महासागर स्थित है और ये दोनों द्वीप राष्ट्र हैं। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण भारत एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 में आता है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है और उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियों प्रजातियां सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों से हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। इससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है और इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है और यह मैदान लगभग जो कि 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला अत्यधिक कृषि उत्पादक क्षेत्र है। आकृति और विभिन्नता के आधार पर यह मैदान उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। यह है देखिए कि पहला भाग है भाबर और तराई और भांगसर और बांगर और खादर मिट्टी। तो इस प्रकार से ये उत्तर का विशाल मैदान का हमने वर्णन देखा। उसके बाद में प्रश्न आता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न क्रमांक 15 का
अथवा में पूछा है हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में अर्धचाप के आकार में उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तर पूर्व के बीच बनाती है और इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर और विस्तार तथा ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो महान या आंतरिक हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे लंबी श्रेणी है। इसे प्रधान हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। यह अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, किंतु इसमें जोजिला, काराकोरम और सिपकिला और नाथुला आदि कई दर्रे हैं जिनसे होकर इनको पार किया जाता है। और यह क्षेत्र में हिमालय के कई ऊंचे शिखर स्थित हैं। मुख्य पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और धौलागिरी और नंदा पर्वत और नंगा पर्वत आदि स्थित है। उसके बाद आता है मध्य हिमालय, जो कि आपको पाठ्यपुस्तक में भी इसका वर्णन मिल जाएगा। फिर आता है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी को बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय कहते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तथा चौड़ाई इसकी 10 से 50 किलोमीटर की है। हिमालय के पश्चिमी अर्धभाग में यह श्रेणी बहुत अधिक स्पष्ट है और यह पर्वत श्रेणी जलोढ़ आपदाओं से बनी है और इसकी शैलें कठोर नहीं है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच अनेक घाटियां हैं, जिसमें पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 16 है, जो आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 16 पूछा है। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए। तो देखिए बोल्शेविकों ने निम्नलिखित परिवर्तन किए थे। अधिकांश उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। और देखिए कि शहरों में मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर अनेक मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए, ताकि बेघर और जरूरतमंद लोगों को भी जगह प्राप्त हो जाए। अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सेना के अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इस प्रकार से बोल्शेविकों के द्वारा परिवर्तन किया गया। उसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 17। जो प्रश्न क्रमांक 17 पूछा है आपको, तो इसमें प्रश्न क्रमांक 17 ये है कि डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है और यह कहाँ और क्यों लागू किया गया था। मतलब आपको डायरेक्टरी शासित फ्रांस पर टिप्पणी लिखना है। तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई और नए संविधान के अंतर्गत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संपत्ति के अंतर्गत जो चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, जिसे डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के द्वारा जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की कोशिश करते थे। और डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाही नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस प्रकार से डायरेक्टरी शासित फ्रांस पर हमने टिप्पणी लिखे या डायरेक्टरी का विकास किस प्रकार से हुआ है, जन्म किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में जाना। इसी का प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा पूछता है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। तो देखिए कि सन 1905 की रूस क्रांति से पूर्व रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात अत्यंत चिंताजनक था। इसका विवरण इस प्रकार है। रूस की सामाजिक दशा। रूस के जार शासक अत्यंत भ्रष्ट तथा निरंकुश थे। रूस का समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। पहला कुलीन वर्ग और सामंतों का था, जिसमें बड़े बड़े सामंत और जारशाही के सदस्य, उच्च पदाधिकारी, और दूसरा मध्यम वर्ग का था, जिसका उदय औद्योगिकरण के फलस्वरूप हुआ था। इसमें लेखक, विचारक और डॉक्टर, वकील, व्यापारी आदि लोग शामिल थे। और तीसरा वर्ग किसानों तथा मजदूरों का था।
कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और किसानों और मजदूरों का शोषण करते थे तथा उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। फिर आता है रूस की आर्थिक दशा। रूस में किसानों तथा मजदूरों की दशा बहुत ही दयनीय थी। धन के अभाव में वे कठोर परिश्रम करने पर भी अपना पेट नहीं भर पाते थे, क्योंकि उनके अधिकांश उपज का भाग करों के माध्यम से सामंत हड़प जाते थे और सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। फिर आता है राजनीतिक दशा। 1905 से पहले रूस की राजनीतिक स्थिति शोचनीय थी। रूस का जार निकोलस द्वितीय बड़ा ही निरंकुश शासक था। वह अपने गुप्तचरों तथा राजकीय अधिकारियों को विशेष महत्व देता था। रूस में भाषण लेखन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगा और इसी समय रूस जापान युद्ध भी हुआ था। तो इस प्रकार से हमने देखिए कि रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 के पहले कैसे थे, इसके बारे में जाना। फिर प्रश्न क्रमांक 18 आपको पूछ रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 18 में यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखना है इसमें। तो देखिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो हम सब भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। और तथा तारीख 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान अंगीकृत किया गया है। ये हमारे संविधान की प्रमुख बिंदु हो गए। उसके बाद क्वेश्चन आता है संविधान सभा का गठन कैसा हुआ और संविधान सभा के प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। तो संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन की कार्य अवधि में और कुल 11 अधिवेशन और 166 बैठकें हुई थी। इस प्रकार से हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। और इसमें प्रमुख, संविधान बनाने में प्रमुख समितियां, तो संविधान बनाने के लिए प्रमुख समितियां बनी थी। तो प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान निर्माण के लिए अनेक संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों आदि समितियां थी। तो इस प्रकार से यह संविधान सभा का हमारा गठन हुआ था। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछता है कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। यह है प्रश्न क्रमांक 19। तो देखिए कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य, तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य में देखिए कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। तो चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य चुनाव के क्षेत्रों की सीमाएं निश्चित कर 10 वर्ष बाद जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन निश्चित करना, मतदाता सूची तैयार करना। चुनाव आयोग चुनाव से पूर्व चुनाव क्षेत्र के आधार पर मतदाता सूची तैयार करता है। उसके लिए यथासंभव उन सभी वयस्क नागरिकों को मतदान सूची में अंकित करने का प्रयास किया जाता है जो मतदाता बनने योग्य रहते हैं। और चुनाव चिन्ह देना, निर्वाचन आयोग की सभी राजनीतिक दलों को उनके चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और उनके द्वारा सुझाव प्रदान किए जाते हैं। उसके द्वारा सुझाए गए चुनाव चिन्ह पर स्वीकृति देते हैं। जो प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल को टिकट से नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग द्वारा ही निश्चित किया जाता है। उसके बाद आता है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग ही देता है। प्रत्येक चुनाव के बाद मतों के निश्चित प्रतिशत के आधार पर राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों को मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग करते हैं। उसके बाद आता है निष्पक्ष चुनाव करवाना। तो निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराना चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है। चुनाव का समय और तिथि मोहर लगाकर मत पत्रों पर चिन्ह गणना और
परिणाम घोषित करना आदि के निर्देश दिए जाते हैं। इस प्रकार से चुनाव आयोग के कार्य हैं। इसी के 8वें में पूछता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान स्वतंत्र लोकतंत्र की आधारशिला है। तो जो मतदान है यह स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है और यह लोकतंत्र की आधारशिला भी है, मतलब प्रजातंत्र की आधारशिला है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निष्पक्ष रूप से और बिना किसी भेदभाव के अपना वोट डालता है या अपना मतदान करता है। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव स्वतंत्र मतदान या लोकतंत्र की आधारशिला है। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार। तो बेरोजगारी से आशय देखिए, बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर कार्य करने को तो तैयार है परंतु उसे कार्य नहीं मिल पाता। बेरोजगारी की स्थिति में श्रम शक्ति और रोजगार के अवसरों की असमानता बढ़ती जाती है, जिससे श्रमिकों की मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होती है। ऐसी स्थिति में बहुत से व्यक्ति कार्य करने योग्य तो है परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल पाता, इसे बेरोजगारी कहा जाता है। और बेरोजगारी के प्रकार है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। तो ये हमने इसके 2 प्रकार देख लिए। फिर प्रश्न क्रमांक आपका 20 पूछता है। प्रश्न क्रमांक 20 में है व्यावसायिक क्रियाकलापों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। या यह प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र भी आ सकते हैं। तो इसमें आएगा व्यावसायिक जो क्रियाकलाप है उनके क्षेत्र में आएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो हमें इनका वर्णन करना है। उसके बाद आता है नेपोलियो के उदय को कैसे समझाया जा सकता है। यह आपका प्रश्न क्रमांक 21 है। तो प्रश्न क्रमांक 21 में देखिए कि 1785 में राजतंत्र के समर्थक और असंतुष्ट गणवादियों के संगठन होकर कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया। कन्वेंशन की रक्षा का भार नेपोलियो पर डाला गया था। इस समय से ही वह फ्रांस की राजक्रांति के मंच पर चकमा दे रहा था और कन्वेंशन ने अपने प्रसन्न होकर उसे फ्रांस की सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। इस तरह फ्रांस के क्रांतिकारी सेना की बागडोर अब उसके हाथ में आ गई और वह फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। और 1804 में नेपोलियो बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के हाथों में दे दी। नेपोलियो खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानने लगा। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली भी चलाई थी। इस प्रकार से नेपोलियो का उदय हुआ। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा पूछता है। तो प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा है 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हुआ। तो देखिए कि 1917 में जार का फरवरी की क्रांति 12 मार्च 1917 को मानी जाती है क्योंकि पुराने रूसी पंचांग के अनुसार उस दिन को 27 फरवरी थी। तो देखिए 7 मार्च 1917 के दिन भूखे प्यासे और शीत से कपकपाते निर्धन श्रमिकों ने पेड्रोगार्ड की सड़कों पर जुलूस निकाला। सड़कों के किनारे के होटलों में घुसकर भोजन किया तथा बाहर निकलकर रोटी के नारे लगाते हुए सड़कों पर घूमने लगे। जार के अधिकारियों ने सैनिकों को गोली चलाने की आज्ञा दी परंतु सैनिकों ने नंगे भूखे मजदूरों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार क्रांति का सूत्रपात सेना के सहयोग से आरंभ हुआ। फिर 1917 को पेड्रोगार्ड में नगर के कारखाने में काम करने वाले लगभग 1 लाख श्रमिकों ने हड़ताल कर दी और सड़कों पर नारे लगाते हुए रोटी दो, युद्ध बंद करो, अत्याचारी शासक का अंत हो। जार द्वारा मार्च में ही ड्यूमा को भंग कर दिया गया और तथा सैनिक मजदूर आंदोलनकारियों ने जा मिले और 13 मार्च को रूस की राजधानी पर मजदूरों ने अधिकार कर लिया और 15 मार्च को जार ने अपना सिंहासन त्याग दिया। इस प्रकार रूस के निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया तथा गणतंत्र की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से जार का भी अंत हो गया। 1917 में जार का शासन समाप्त हो गया। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आता है 22। तो प्रश्न क्रमांक 22 बोलता है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए कि इसके निम्न लाभ है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है।
हिंद महासागर में भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पश्चिमी एशिया और अफ्रीका और यूरोपीय आदि के साथ समुद्री व्यापार संभव होता है। उसके बाद दूसरा है, भारत ने अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण ही प्राचीन समय में अपने पड़ोसी देशों में मधुर व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए हैं। उसके बाद तीसरा है, स्वेज नहर के खुलने से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ा गया है। इससे दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका की हिंद महासागर के प्रभाव के क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपका पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है। तो हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है, तो इसमें इसका आंसर लिखना है। हिमालय पर्वत हमें मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाता है और हिमालय पर्वत की सप्तवाहिनी नदियां वन्यजीव और औषधि रमणीय फसलें और इस रमणीय स्थल और फसलों और विद्युत उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्व है। इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों के मिलने की भी संभावना है, इसीलिए हिमालय पर्वत भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का मॉडल आंसर देखे और आने वाले वीडियो में कक्षा 10वीं का भी मॉडल आंसर आपको डाला जाएगा। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।